अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। सबसे पहले बात करेंगे आईनी तरमीम के मामले की, जिस पर अब तक डेडलॉक बरकरार है। नाज़रीन, मुजव्विज़ा तरमीम पर वफाकी काबीना का इजलास आज होना था, ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे आज़रबाईजान के बायस इजलास नहीं हो सका और फिलहाल उसकी नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया, जबकि सेनेट में भी तरमीम पेश नहीं की जा सकी और ताहम पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस मामले पर 2 टोक मौक़िफ़ ले चुके हैं। KNFC वार्ड में तब्दीली और सूबाई शेयर ख़त्म करने की तजवीज़ किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में CEC इजलास के पहले दिन ब्रीफिंग में बताया कि मिसाक़े जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फिर सर जोड़ कर बैठेगी, जबकि दूसरी जानिब PTI रहनुमा असद कैसर ने इस्लामाबाद से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगा दिया है कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर लेन देन करके मुकमुका करना चाहती है, जबकि यह आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। उन्होंने PP को मशवरा दिया कि वो इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। नाज़रीन, पहले आपको इन दोनों रहनुमाओं का मौक़िफ़ सुनाते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस जो भी ये पैकेज ला रहा है उसकी मुखालफत करनी चाहिए। उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की बहुत जमहूरियत की खिदमत है और 1973 आइन जो है ना जुल्फ़िकार भुट्टो का एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद मुकमुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे और 2-3 को ये उसकी साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे मुकमुका लग रहा है। इस तरह की रवैये जो है ना नफरतें बढ़ाती हैं। जब आप जो आईनी पोजीशन हैं, जो आपके सूबाई जो ऐसे जगह है जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके ऊपर आप इस तरह रवैया रखते हैं तो आप को ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने के बता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में। वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है और किसी भी सूरत में इस प्रपोजल को इस सूरत में हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक आईनी अदालत की बात है, चार्टर डेमोक्रेसी की कॉन्टेक्स्ट में भी उस पे भी मेरा पार्टी का अभी तक जो राय बना है वो ये है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, दोनों का आपने मौक़िफ़ सुना और इसी पर बात करने के लिए हमारे तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फ़ारान। इसी के साथ हमें लाहौर से जुल्फ़िकार राहत साहब ने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद से आबिद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे हमारे साथ मोहम्मद नौशाद साहब। सबसे पहले रुक करेंगे लाहौर का, जुल्फ़िकार राहत साहब से बात का आगाज़ करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, आपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि 243 का जो आर्टिकल है 27वीं तरमीम के हवाले से वो उसकी हिमायत करेगी पीपल्स पार्टी, लेकिन बाकी तमाम पॉइंट्स को मुस्तरद कर दिया गया है। सर, क्या समझ रहे हैं अब ये जो पॉइंट्स मुस्तरद किए गए हैं, इस पर हुकूमत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है 27वीं तरमीम की हिमायत के लिए? सर देखिए जी, कल भी हमने बात की थी कि इस पे बार्गेनिंग सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी और पीपल्स पार्टी भी करेगी और इस पे नून लीग भी करेगी और बाकी पार्टीज भी करेंगी। होता ये है कि ऐसे जो हालात होते हैं ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक लॉटरी निकल आती है। जो काम इनके आम हालात में नहीं हो पा रहे होते वो ऐसे क्राइसिस में हो जाते हैं। कभी किसी सूबे में चीफ मिनिस्टर को मेंबर्स की अगर जरूरत पड़ जाए MPs की, तो MPs ने वो फाइलें निकाल के सामने ले आते हैं कि जो पिछले 3 सालों से उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, तो वो चीफ मिनिस्टर के सामने रख देते हैं कि जी हम हाजिर हैं लेकिन ये इसको भी जरा देख लें, तो वो काम हो जाते हैं। तो इसी तरह ये एक नेशनल लेवल का इशू है, तो इस पे भी बार्गेनिंग को
ब्लैकमेलिंग मैं इसलिए नहीं कहता कि ये जरा सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन ये बार्गेनिंग चलो इसको कह लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल लोग सारे जो स्टेक होल्डर जितना बड़े साइज का होगा उतनी बड़ी वो बार्गेनिंग करेगा। बिलावल साहब ने मुस्तरद कर दिया है, तो इसका मतलब है कि बिलावल साहब भी कोई यकीनदानी करवाना चाह रहे हैं। और आपको याद होगा कि बिलावल साहब कुछ महीने पहले तक प्राइम मिनिस्टर बन के फिर रहे थे पूरे मुल्क के अंदर, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और उनको ग्रीन सिग्नल भी था, लेकिन अचानक वो मामला फिर रुक गया। तो अभी भी वो अगर रजिस्ट करेंगे तो उनको कोई इस तरह का समझ लेके पेशकश हो सकती है कि वो आने वाले वक्त में वो कंसिडर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यही बिलावल साहब है जो 26वीं तरमीम के लिए, आपको याद है कि किस तरह कितनी स्पीड के साथ वो कह रहे थे कि मेरे लिए ये इज्जत का भी मसला है, गैरत का भी मसला है, और मैंने 26वीं तरमीम करवानी ही करवानी है, जिसको सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन बिलावल साहब उसको लीड कर रहे थे। अभी भी ये 27वीं तरमीम के जो बाकी निकात उन्होंने रिजेक्ट किए हैं जी। ये इस पे वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि बस कुछ यकीन आप अभी से करवा दें तो मामला ठीक हो जाएगा। इसी तरह पीटीआई, आप हैरान होंगे कि पीटीआई भी ये कह रही है कि जी आप हमारे चेयरमैन को रहा कर दें, हम भी इसमें एलिमिनेट होने को तैयार हैं। इसी तरह नून लीग के भी कुछ मसाइल हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़े बहुत सर, आप बात कर रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो असद कैसर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है और उनको लग रहा है कि मुकमुका हो जाएगा। सर, इस मामले में पीपल्स पार्टी कर लेगी मुकमुका? सवेरा इनके कहने पे नहीं जाना, इनके बयानात सियासतदानों के और होते हैं, जो बैकडोर चीजें चल रही होती हैं और होती हैं। हम तो जो बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहे होते हैं। ये जो बयानात टीवी पे चल रहे होते हैं, टिक्कर चल रहे होते हैं, ये और चल रहे होते हैं। पीछे बैकडोर चीजें जो चल रही होती हैं वो और चल रही होती हैं। तो लिहाजा जो बैकडोर चीजें चल रही हैं उसमें सारे लोग ही बार्गेनिंग इस पे कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नून लीग भी कर रही है, कुछ लोग हुकूमत के अंदर हैं, कुछ आगे आने वाले टाइम में हुकूमत मांग रहे हैं। तो बेसिकली ये एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे सारे लोग इसको यूज करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि 18वीं तरमीम अगर ख़त्म होती है तो पीपल्स पार्टी की सियासत का एक तरह से जनाजा निकल जाएगा। लेकिन वो इस कीमत पे भी राजी हो सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनको आने वाले वक्त में आप यकीनदानी करवाएं कि सिंध में उनकी गवर्नमेंट होगी, फेडरल में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये आप इंश्योरेंस सुबह दे दें। तो उसके बाद बिलावल साहब की स्पीडें देख लें, उसी तरह जैसे पहले स्पीडें थी उसी तरह की स्पीडें बन जाएंगी जी। तो ठीक है जुल्फिकार साहब, ऐसे ही माजी में हमने देखी है। ठीक है नौशाद साहब, आपकी जानिब रुक करूंगी। जिस तरीके से कल सीईसी का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी का, और फिर बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि 243 आर्टिकल के अलावा कोई भी पॉइंट जो हैं वो नहीं मानेंगे, सिर्फ 243 की हिमायत वो करेंगे हुकूमत के साथ 27वें आईनी तरमीम की। तो सर आज फिर इजलास तलब किया गया है, दोबारा बुलाया गया, तो आप क्या समझते हैं आज के इजलास में क्या फैसले तवक्को किए जा रहे हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस सारे जो आपके सामने ये पूरा सिनारियो है, इसके अंदर 3 मेजर अहम पॉइंट्स हैं। एक आर्टिकल 243 है, दूसरा एनएफसी है और तीसरा आईनी अदालत है। बिलावल भुट्टो साहब ने 2 के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है। आईनी अदालत वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, 18वीं तरमीम में भी हम करना चाह रहे थे, तो उसकी कंसेंट तो मौजूद है। आर्टिकल 243 पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर ऐलान कर दिया है कि ये हमारी सीईसी राजी है। अब सिर्फ मामला है एनएफसी का। अब ये जो 2 मामलात हैं ये इदारों से मुतल्लिक हैं, चीजों से मुतल्लिक है। एक मामला है जो आम आवाम का है, तो आम आवाम के मामले पे अगर कोई कंसेंसस नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि मुकमका हो जाएगा, नहीं, मुकमका हो चुका है। मुकमका के बाद ही ये जो मामला है ये सामने आया है। एक्चुअली जिन चीजों पे तो मुझे नौशाद साहब आप कह रहे हैं कि मुकमुका हो जाएगा, नहीं मुकमुका हो चुका है। सर जी मेरे हिसाब से ये जो एक्चुअल 2 पॉइंट्स थे उन पे रजामंदी हो चुकी है। एनएफसी के ऊपर कोशिश की जानी थी कि विफाक का मसला है, आम आदमी के लिए मसाइल हैं, विफाक के लिए मसाइल हैं, तो उस पर कोई थोड़ी बहुत डेलिब्रेशन हो जाएंगी, फिर कभी अगर नहीं भी राजी होंगे तो फिर कभी कर लिया जाएगा। असल मामला तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट 2 जो उन्हें चाहिए थी अमेंडमेंट, जिनको चाहिए थी, वो उसके ऊपर रजामंदी का जो है ना इजहार कर दिया गया है। अब रजामंदी का इजहार कर दिया तो अल्टीमेटली ये जो इस वक्त करारदाद आपके सामने है ये पास हो जाएगी। एनएफसी के मामले के ऊपर अगर नहीं भी होती तो उससे कोई फर्क नहीं। तो मुकमका पहले हुआ,
ये जो बाकी सारा जो इतना बड़ा ये जो आपके सामने ये समुंदर नजर आ रहा है, जिसमें जी मजिस्ट्रेट्स हैं, जी ये अदलिया का ये फलाना मामला है, किसी की कंसेंट का मामला है, जज का, ये सारी चीजें ये पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए हैं। क्योंकि किसी कुछ चीजों से आपने इनकार भी करना होता है कि जी ये हम इस पे रजामंद नहीं है, हम इस पे रजामंद नहीं है, लेकिन हम जिन बातों पे रजामंद होना चाहिए था, जिस पे मुक्तदरा चाहती है कि रजामंद हो, उस पे वो फौरन रजामंद हो गए। तो मेरी नजर में अब बाकी जो मामला है ये सारा पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए है, ये सियासत के लिए है, और ये सियासत की नजर होगा, उसमें सारे लोग शामिल होंगे, वो मुस्लिम पार्टियां अपनी आरा देंगी। असल जो उन्होंने अमेंडमेंट करवानी थी वो 27वीं, जिसका एक्चुअल शोर था 26वीं की दफा भी और उसके बाद भी, वो एक्चुअली उसके ऊपर रजामंदी का इजहार पीपल पार्टी की तरफ से कर दिया गया, तो अल्टीमेटली ये मंजूर हो जाएगी। ये मंजूर हो जाएगी, ठीक है। आबिद अब्बासी साहब भी साथ मौजूद है। आबिद साहब, नौशाद साहब कह रहे हैं कि मुकमुका हो चुका है और ये सारे मामला डन हो चुके हैं। सर, तो सवाल ये कि बिलावल भुट्टो की जानिब से फिर ये ट्वीट क्यों किया गया इस मामला पर 27वें आईनी तरमीम का? सर, पहले ही अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, ये तो हमारी राय है ना कि मुकमुका हो चुका है या सब कुछ तय हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है मंशूर के मुताबिक, अपनी कंजम्पशन के मुताबिक, अपने मफादात के मुताबिक डिस्कस करती हैं। और जहाँ तक एमएसपी आवाज़ की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस फ्रेजाइल सिचुएशन में जब वो अक्सरियत में नहीं थे, उनकी बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और एक कोalition गवर्नमेंट थी, मैं 2008 और 2023 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर उन्होंने इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिक्टेटर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डाली थी, जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी एक डिक्टेटर के हाथ में, पहले जनरल ज़िया-उल-हक के हाथ में और फिर जनरल मुशर्रफ के हाथ में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उस वक्त जब उनके पास इतनी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं थी, तो अगर वो उस वक्त ये तरमीम कर सकते हैं तो वो एमएसपी अवार्ड का दिफा करेंगे। वो किसी सूरत में उसके ऊपर ये मुझे नहीं पता ये मुकमका होता है या ये उनकी पॉलिटिकल स्टांस होता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्योरीफाई करना एक बुनियादी मसला है। और हम सब ये जानते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन में न सिर्फ प्रो अवाम तब्दीलियाँ की, अमेंडमेंट्स की, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड भी किया। अब रह गई बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मायदा हुआ था, और उसमें 14 और भी पॉलिटिकल पार्टियां थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसमें चारों सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उसमें डिस्कस हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कभी भी इंसाफ नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतरफी का मामला हो, प्रेसिडेंट जरदारी के हवाले से वो जो खत लिखने की वो कहानियां हों, या इवन कि अभी रिसेंटली जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर केस में उनको शहीद करार दिया गया, उस केस को फॉल्टी करार दिया गया और उस स्टांस को एक्सेप्ट किया गया जो पीपल्स पार्टी का था। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अब तीसरी बात है कि मुक़तदरा क्या चाहती है कि 243 में क्या तब्दीलियाँ होनी हैं। देखिए, आइन के अंदर फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जो है वो ओहदा दिया गया इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने जंग जीती बड़े शानदार तरीके से, तो उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना है। मेरे ख्याल है ये जितना भी शोर शराबा है मुल्क में, जो तूफान है चाय की प्याली में, इसकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाएगा फील्ड मार्शल को, तो सर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और एनएसपी के ऊपर पीपल्स पार्टी कभी भी समझौता नहीं करेगी। और बाकी जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले कहा कि नौशाद साहब ने कि वो जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं, लेकिन वो ये इतनी सादा बात नहीं है। उसमें पाकिस्तान के आइन में वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है और 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि बतदरीज अदलिया और इंतजामिया को अलग किया जाएगा। और अगर आप इन मजिस्ट्रेट्स को दोबारा से पावर दी जानी है तो इसका मतलब है आप इंतजामी ओहदेदारों को जुडिशल पावर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में इस बात को डिस्कस नहीं किया जा रहा कि वो जो जुडिशल पावर्स हैं वो मजिस्ट्रेट को दी जानी, यानी दोबारा से अदलिया की जो सेपरेशन ऑफ पावर है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियाद है, उसको दोबारा से आप अमलमेट कर रहे हैं उन जुडिशल मजिस्ट्रेट के। तो बाकी जो 3 पॉइंट है कम से कम मेरी ज़ात की हद तक तो मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कोई इतनी बड़ी वो नहीं जो कंस्पिरेसी थ्योरीज भरी जा रही हैं कि पता नहीं क्या होने लगा आइन में और
पता नहीं किस तरह से पीपल पार्टी मुकमुका करके वज़ीर आज़म बन रही है। और ये मुझे तो कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं लगता। सर, सीईसी का इजलास आज दोबारा तलब किया गया है, आप ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये बताइएगा कि आज के इस इजलास में क्या फैसले की तवक्को की जा रही है फिर सर? देखिए कि सीईसी की जो मीटिंग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती है वो तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उनको पीरियडिकली हर मंथ की मीटिंग होनी चाहिए। तो जाहिर है वो डिस्कस करेंगे कि कहाँ से प्रेशर है, कितना प्रेशर है, हम एनएफसी अवार्ड को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को एतमाद में लेती है और यही जमहूरियत हम क्यों तय कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के सामने लोग बैठेंगे और कोई बस जो बिलावल भुट्टो ने कहीं डील कर ली होगी और वो आगे उनको मसला सुना देंगे। माजी इसके खिलाफ है, बहुत सारे मौके के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों ने स्टैंड लिया है, एक स्टैंड लिया है, एक अपनी पोजीशन को बताया है। पाकिस्तान एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर हैं, यहाँ डेमोक्रेसी बहुत कमजोर है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में खुशगुमानी भी रखनी चाहिए बात मामला। जी जी बिल्कुल सर, किनाल के मामले पे भी तो पीपल्स पार्टी डट गई थी ना सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी और बहुत सारे मामला, कैनाल के मामला पे वो डटी है, उसने मनवाया है। फिर हम 18वीं तरमीम को भूल जाते हैं कि पूरा एक आइन ओवरहाल हुआ पीपल पार्टी में और बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन है जब पाकिस्तान में आसिफ अली। बिल्कुल सर, 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट समझी जाती है। पीपल्स पार्टी की सिर्फ पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की अवाम की पॉलिटिकल अचीवमेंट थी और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल थी। उसमें अवामी नेशनल पार्टी का अगर हम रोल उसको रिकॉग्नाइज ना करें तो ये भी ज्यादती होगी और लोगों को ऑन बोर्ड पे लिया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वही मसला है जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। आज इस तरह से बताया जा रहा है कि जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो नवाज शरीफ का ब्रांड चाइल्ड है। हालांकि हकीकत यह है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय था और 18वीं तरमीम में ये मुद्दा उठा था, जजों की अपॉइंटमेंट का इशू भी उठा था, उस पर मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे। उस वक्त चूंकि वो अदलिया की आजादी के उस वो जो ही वाज एम्बार्क्ड अपॉन दैट यू नो नैरेटिव व्हिच वाज इफ्तिखार चौधरी की ताली वगैरह वगैरह, तो उसमें वो नहीं माने थे। अब वो उस पे आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आइन में कोई बड़ी बिगाड़ नहीं होने जा रही। आइन के अंदर हमें खुशगुमान रहना चाहिए और हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि ना तो एनएफसी अवार्ड के ऊपर पीपल्स पार्टी कोई बात मानेगी और ना ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इशू है वो भी पीपल्स पार्टी के मंशूर और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है। बात सिर्फ जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है कि आइन का जो 243 आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करके पता नहीं चीफ जो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज है वो आर्मी चीफ को दिया जा रहा है या वो सदर पाकिस्तान से इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उनको। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एनएफसी पर और सूबाई खुद मुख्तारी पर पीपल्स पार्टी समझौता नहीं करेगी किसी सूरत में? सर करेगी तो वो खुदकुशी करेगी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इन चीजों पर समझौता किया तो वो खुदकुशी करेगी। खुदकुशी होगी उनकी। देखा ना, ये उनका ब्रांड चाइल्ड है जी, ये उनका बच्चा है। 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड में जो सूबों को राइट्स मिले वहाँ पे जो हमें डेवलपमेंट नजर आती है। देखा 2010 से पहले भी पीपल्स पार्टी से हुकूमत थी, 2010 से पहले भी पंजाब के अंदर PMLN का बहुत अर्से तक इक़्तिदार रहा, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम हुए, जो नेशनल हाईवे के रोड बनी जिसमें मोटरवेज हैं और जिस तरह से मेट्रो आई हैं, ये लंबी बहस है जिसमें 80 पैक का कितना इन्वॉल्वमेंट था क्या था, लेकिन सूबों को इख्तियारात मिले हैं। एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है। NICVD का एक पूरा सेटअप कराची में हेल्थ का बना है, गम्बर्ट इंस्टीट्यूट बना है, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है उसको पब्लिक प्राइवेट के तहत किया गया और बड़े मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए हैं और वो उसी 18वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड से जो सूबों को ज्यादा शेयर मिला है उसका नतीजा है। तो पीपल्स पार्टी इस पर कभी समझौता नहीं करेगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज फारान साहब, आबिद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एनएफसी और सूबाई खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगी और अगर किया तो वो उनके लिए खुदकुशी होगी। सर देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये तमाम चारों सूबों की बात है और चारों सूबों इस पे रेजिस्ट भी करते हैं और उन्होंने इसको हासिल भी किया है। बात है सिर्फ एनएफसी अवार्ड की और एनएफसी अवार्ड में पंजाब को शिकायत हैं, सिंध को जाहिर है कि सिंध बलूचिस्तान को इससे एक माकूल हिस्सा मिल रहा है तो वो जाहिर है कि उसको कहते हैं कि उसको कंटिन्यू होना चाहिए। उसमें बीच में एक पीएफसी का मामला है, कल भी हमने इस पर डिस्कशन की थी और पीएफसी की बात आ रही है कि अगर एनएफसी के ज़रिए सूबों को मिलता है तो सूबों के बाद ये पीएफसी होनी चाहिए। लोकल बॉडीज़ जो हैं बल्दियाती इदारों को ये बाकायदा तय कर देना चाहिए कि उनका ये हिस्सा होगा, उसकी डिमांड है और MQM की वही यानी कि तरमीम के हवाले से भी है कि उसको भी
पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, सारी चीज़ें उसमें ये आई हैं। तो सूबाई खुद मुख्तारी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें ज़ाहिर है कि कोई भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन एनएफसी के हवाले से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं वफाक को। और आपको याद होगा एक रोज़ कबल आपने भी इस पर बात की थी कि औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने ये बात की थी कराची जब चैम्बर वो तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें अब जो एक हमारे मुसल्लह अफवाज के जो मामलात या हमारे दिफाई जो मामलात हैं, उन दिफाई मामलात के लिए हमें अपने बजट से एक माकूल रकम देनी पड़ेगी, हमें अपने बहुत सारे अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी और हमें आर्मी को देनी पड़ेगी। और ज़ाहिर है कि उसका बराह रास्त ताल्लुक एनएफसी से बनता है। अब एनएफसी का कोई और एक मैकेनिज्म बना दिया जाए कि सूबों से भी दिफा के मामले में एक माकूल रकम ली जाए, वो की जाए, क्योंकि एनएफसी जो इस मरतबा एनएफसी अनाउंस किया गया है काफ़ी ताख़ीर से किया गया है, लेकिन उसके साथ एक मैकेनिज्म लगाया गया है, वो है ऑडिट कमेटी का, कि ऑडिट कमेटी पहले डिफाइन करेगी कि जिस सूबे को जितने पैसे मिले उसने कहाँ खर्च किए, सही किए हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑडिट रिपोर्ट के जरिए या ऑडिट कमेटी के जरिए उससे बासपुट्स की जाएगी, उससे होगा। तो एक मैकेनिज्म तो ये हो गया है। लेकिन जहां तक हमारे जो तीनों साथियों ने बात की, देखें आईनी तरमीम इसी तरह होती है। 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उस वक्त नवाज शरीफ बिल्कुल उसी तरह एक्टिव थे जिस तरह बिलावल भुट्टो आज एक्टिव है। और उस वक्त जो सबसे बड़ा अहम मसला था, मुशर्रफ के दौर में एक आईनी तरमीम की गई थी और उसमें कहा गया था कि तीसरी मर्तबा कोई वजीर आजम नहीं बन सकेगा। तो वहां से एक बार्गेनिंग आई थी या वहां से प्रपोजल आया था कि ये 3 मर्तबा वजीर आजम बनने की पाबंदी हटाई जाए, तो मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। चूंकि शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वाकया हो चुका था, शहादत हो गई थी, इसलिए अब पीपल्स पार्टी के पास तो कोई मामला ही नहीं था, क्योंकि अगर बीबी हयात होती तब भी ये तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने वाली ख़त्म करनी पड़ती उनको, पीपल्स पार्टी करती। तो उस के बाद मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट की थी, लेकिन कई एक नुकात ऐसे थे कि जिसको डिफर कर दिया गया था 18वीं तरमीम से। उसमें अगर वक्त होगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमेशा तरमीम इसी तरह होती है। 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ शरई मामलात के ऊपर अपने शराइत तक की थी, वो बैक किया गया था। MQM ने बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से उस वक्त भी आईनी तरमीम पेश की थी 26 में भी, लेकिन उसको भी डेफर कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आइंदा जो भी तरमीम होगी उसके अंदर इसको डिस्कशन करेंगे। इस वक्त जो फोकस है, जो मेला जो सजा है, जो अब तक समझ आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू से, बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू से, CEC के इजलास के हवाले से जो आउटपुट आ रहा है कि जो मेला सजा है वो मेला सजा है आर्टिकल 243 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जो एक आईनी अदालत के लिए, और वो हो जाएगा क्योंकि ये सवेरा शिकवार होता है, एक साथ मुसवदा उस वक्त सूरत में पेश किया जाता है कि जब सारी बातें तय हो जाए, तो उसके ऊपर नहीं तो ये शिकवार मंजूरी होती है तो 243 मंजूर हो जाएगी। आईनी अदालत जहां जहां कंसेंसस होगा वो शिकवार मंजूर होती चली जाएंगी। जहां पे कोई डिस्प्यूट आएगा वहां उसको वो डेफर कर दिया जाएगा। उसके लिए वजीर कानून खड़े होकर एक रेजोल्यूशन मूव कर देंगे कि ये पॉइंट्स हैं, हम इसको डेफर कर रहे हैं। ये इसी तरह से सारे के सारे मामलात होते हैं। हमेशा जब भी आज तक जो हमारे न्यूज़ 1 पर, हमारे वसेप टीवी पर इस पर पूरा एक पैकेज दिया गया कि किस दौर में कितनी तरमीम हुई और उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई, किस तरह से, क्योंकि मुल्क में अगर आप देखेंगे तो 8वीं तरमीम, 13वीं तरमीम, 18वीं तरमीम, 17वीं तरमीम और ये 26वीं और अब ये 27वीं, ये इन पे ज्यादा बहस हुई है। अब तक 26 तरमीम हुई है, उनमें 5-6 थे जो मुतनाज़ा कह सकते हैं या पॉपुलर कह सकते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो बहाली है, ये जो हमारे नाजरीन है, हमारे तमाम दोस्तों ने उसको डिफाइन किया, ये किसी अभी भी है, डिप्टी कमिश्नर का ओहदा मौजूद है, SDM का ओहदा मौजूद है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है क्योंकि ये था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अभी हमारे अब्बासी भाई बता रहे थे कि अदलिया और इंतजामिया को अलहदा किया जाएगा। एक अरसे तक ऐसा अमल नहीं हुआ। तो जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने टेकअप किया था और मैं जहां मुझे याद पड़ता है एक फुल बेंच ने फैसला किया था कि इतने टाइम में अदलिया को इंतजामिया से अलहदा कर दिया जाए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और ये अलहदा कर दिया था। मैं समझता हूं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली वक्त की बहुत जरूरत है। ये महंगाई, पुलिस की ज्यादती,
किसी किस्म का कोई सुने, वरना पहले एक एसडीएम को इख्तियार होता था कि वो अगर एसएचओ के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है वो किसी पुलिस अफसर के पास नहीं जाती थी, एसडीएम उसे कॉल कर लेता, डीएसपी तक कर सकता था, और डिप्टी कमिश्नर के पास ये पावर थी कि डिप्टी कमिश्नर एसपी को भी कॉल कर सकता था और किसी भी मजमे पे फायरिंग करना, जो आजकल बहुत शिकायत आ रही है, ये आपने देखा कि कई मरतबा शिकायत आई, तो ये एसडीएम की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता था, और सारी चीजें तो मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली का काम भी हो जाएगा। ठीक है, और ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से एमकेएम से मुलाकात की गई, पीपल्स पार्टी से मुलाकात की गई, और एमकेएम और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकवा करते हुए नजर आ रही है। सर के 26वीं आईनी तरमीम पर भी जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया था वो तरमीम पेश नहीं की गई, और अभी भी 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हमसे शेयर नहीं किया गया। सर असद कैसर साहब कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उन्हें ये कहते हुए 10 मरतबा सोचना चाहिए जी। उनसे बड़ा डिक्टेटरशिप कोई नहीं होती थी उनके दौर में, वो तो बात भी नहीं करने देते थे, माइक बंद करवा देते थे जी। तो उनके दौर में भी जब तरामीम आई थी, आई थिंक 2 तरामीम आई थी, उनके दौर में भी यही हुआ था। उस वक्त ये शहबाज शरीफ दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, बिलावल भुट्टो साहब दूसरी साइड पे खड़े हुए थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उस साइड पे खड़े हुए थे, और तमाम जो महमूद खान अचकजई भी उस वक्त शिकायत करते थे कि जनाब ये मुसवदा ही नहीं पेश किया गया। आज जो असद कैसर ये रोना रो रहे हैं, तो अपने दौर में इन्होंने क्या किया है? अपने दौर में जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था, उसके लिए लेजिस्लेशन होनी थी, तो क्या किया था उन्होंने? वो तो बात करने की भी इजाजत नहीं दे रहे थे। तो आज अगर ये बात कर रहे हैं असद कैसर साहब, तो उन्हें अपना दौर भी देख लेना चाहिए, लेकिन उससे हटके हमारा यह है कि बिल्कुल उनको भी मसवदा मिलना चाहिए, उनको भी डिबेट का मौका मिलना चाहिए, और पीटीआई जो इस डगर पे जा रही है, जो पीटीआई के 2-3 दोस्तों से बात हुई कि ये बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट का मतलब ये होगा कि वो राजी हैं इस तरमीम से, और ये मुत्तफका तौर पर होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, लेकिन मुत्तफका तौर पर विदाउट एनी अपोजिशन, और ये इसको मंजूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मसवदा आएगा वो पूरा का पूरा मंजूर हो जाएगा। जो नौशाद भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी होता है, हर चीज पे एक बात होती है, डायलॉग होती है, जिसपे कंसेंसस हो जाता है, और जो कि हुआ है, अब उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कंसेंसस हुआ है। ये कभी हुआ है कि जी पीपल्स पार्टी के लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप के अलावा कोई नहीं मिलता, लेकिन पूरे के पूरे जो अरकान हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उनके खुसूसी तैयारे में वापसी हुई कराची, सीसी का इजलास हुआ, फैसल वाउडा जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से, तो फैसल वाउडा से प्राइम मिनिस्टर का मैसेज लेके नहीं गए थे फजलुर रहमान साहब के पास, वो जाहिर है को कोई खास मैसेज लेके गए थे जिसका ताल्लुक 243 से, और 243 अगेन सवेरा कल भी हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि एंटी डेमोक्रेटिक होगा, वो बिल्कुल डेमोक्रेसी के हवाले से होगा। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब अटैक हुआ था तो दहशतगर्दों को सजा देने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक अमेंडमेंट की गई थी, आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी, फिर उनमें मुद्दत भी बढ़ाई गई थी। हो सकता है इसके अंदर फॉर द टाइमिंग एक मखसूस मुद्दत के लिए कोई पावर एक्सरसाइज किए जाए और सारी चीजें की जाए, कोई पावर एक्सरसाइज की जाए। और ये जो नवाज शरीफ की जो इसके पीछे एक्टिविटी है, जो जाती उम्रा में एक हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और दूसरों की मुलाकात हुई थी, इस अमेंडमेंट के हवाले से वो मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, उसमें बहुत सारी चीजें तय हुई हैं, इंतहाई अहमियत की हामिल है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी तय हुई हैं। यही कहा जा रहा है कि बार्गेनिंग होगी और गिव एंड टेक का ये मामला है। बुलेटिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात की, जिसके मुज़ाकरात में हमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने शवाहिद पर मबनी मुतालबात सालिसों के सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आ सका। इस पर बात करने के लिए हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। आबिद अब्बासी साहब का रुख करेंगे। आबिद साहब, पहले 2 दौर मुज़ाकरात के हुए जो कि बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं, सर ये तीसरा दौर है मुज़ाकरात का, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सर इन मामलात को आप? देखते हैं एक इन मामलात की या इन नेगोशिएशन की एक पेचीदगी जो है वो पहले से मौजूद है जी, और
बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। कल भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन यकीनन दुनिया भी इसको देख रही है जो खित्ते के दिगर फोर्सेज हैं। अब देखें, ये जो जिस तरह पहले नौशाद साहब ने पिछले सेगमेंट में इस बात पे कहा था कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ सामने हालात कुछ और होते हैं और बैकग्राउंड में चीजें कुछ और तरह से चल रही होती हैं। अब अफगानिस्तान में भी उन्हें पता है कि उनकी गवर्नमेंट की एक लेजिटिमेसी नहीं है। उनकी सारा का सारा इस वक्त जो फोकस है वो इंडिया की जो सपोर्ट है उसके साथ है, और कुछ ग्लोबल बिगन फोर्सेज हैं जिनके बलबूते पर वो चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने मुल्क के अंदर लेजिटिमेसी नहीं है। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, दे आर नॉट द लेजिटिमेट फोर्स। तो खित्ते में अब देखें, तुर्की के भी इस रीजन में इंटरेस्ट हैं, वो दोनों ममालिक के साथ उनके रिलेशंस हैं। कतर के भी हमने देखा कि बड़ी इंपॉर्टेंस रही है दोहा मुज़ाकरात जो पहले तालिबान के और अमेरिका के हुए, जिसके नतीजे में ये सेटअप बना। उसके बाद भी हमारे जो डिग्नेटरीज हैं वो दोहा तशरीफ ले गई, वहाँ भी उनकी बात हुई, फिर इस्तांबुल में भी मुज़ाकरात हुए। तो अब चूंकि गलतफहमियां इतनी है पाकिस्तान के साथ, जिस तरह का रवैया अफगानिस्तान में रखा है, उन जो मिसट्रस्ट के और वो जो एनिमोसिटी के गैप्स हैं, उनको ब्रिज करना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से अफगानिस्तान की सरहदों से हमले होते रहे और जिस तरह से बेगुनाह पाकिस्तानी मरते रहे, हमारी आर्म फोर्सेज ने थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन किए, और उन कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि पाकिस्तान में भी एथनिकली पश्तून रहते हैं, और जिन जगहों पे वो हमले होते हैं वहाँ पश्तून है, तो वहाँ पे एक कारपेट किस्म की या एक जिसे कहते हैं ना कि क्लीन स्वीप तरह का ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, कि वहाँ पे बड़ा फ्रेजाइल सिचुएशन है, उन फैमिलीज को भी बचाना है, लोगों को बचाना है, और वो उसी ह्यूमन शील्ड का यूज करके एथनिक जो उनकी टाइज हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज के लोगों के साथ, उसको यूज करके वो पाकिस्तान में जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने हमले किए पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज के ऊपर, मिलिट्री के पर्सनल, पुलिस के पर्सनल, सिक्योरिटी फोर्सेज के दिगर पर्सनल जो है, और आम शहरी, मासूम शहरी इसमें शहीद होते रहे। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि ये मामला नेगोशिएशन से हो। वो कुव्वत, मैं हैरान होता हूँ उनके ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर से ये वाजे करती थी कि आप जी ऑपरेशन ना करें, किसी सूरत हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, आप मुज़ाकरात करें। अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान उन मुज़ाकरात में आखिरी हद तक जा चुका है। पाकिस्तान अपने जो पाकिस्तान के फ्रेंड्स हैं, जो पाकिस्तान के ब्रदरिंग कंट्रीज हैं, उनकी कोर्ट में बाल डाल चुका है। पाकिस्तान उनको इंगेज कर चुका है कि आप ये हमारा तो एक ही जेन्युइन मसला है अफगानिस्तान के साथ, कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल न हो। ये हमारा एक बुनियादी जो है वो स्टांस है, और ये दुनिया की कोई ताकत इसको कभी रद्द कर सकेगी? कि क्या पाकिस्तान को ऐसी इलॉजिकल बात करता है कि क्या दुनिया में ये कहेगी कि नहीं, आप उनको हमले करने दें अपने मुल्क के अंदर अफगानिस्तान से? तो ये तो साबित शुदा है कि वो अमीर जो सो कॉल्ड अफगानिस्तान के अमीर हैं, उनके ऊपर वो बैच शुदा लोग हैं, उनके हाथ के ऊपर वो बैच शुदा लोग हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो ये बात करना भी कि उनका कोई इख्तियार नहीं है, उनका कंट्रोल नहीं है, ये भी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया को रीजनल फोर्सेस को देखें, इसमें सऊदी अरब का बड़ा किरदार हो सकता है, इसमें और यूएई का बड़ा रोल हो सकता है। इन फोर्सेस को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको दुनिया ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है, और उसकी तरफ से अगर पाकिस्तान में हमले होते हैं और पाकिस्तान उसके ऊपर ये रिस्पांस देता है कि ये हमारी सरजमीन पे, अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करके, उनके स्पॉन्सर से पाकिस्तान में हमले नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद नहीं किया जाना चाहिए, हमारी सरजमीन की सॉवरेंटी को महफूज होना चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान का स्टांस में बुराई क्या है? पाकिस्तान के स्टांस में कोई एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक स्टांस है पाकिस्तान का। कोई भी दुनिया का मुल्क है वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके अंदर किसी और मुल्क से स्पॉन्सर्ड शुदा लोगों के जरिए से दहशतगर्दी होती रहे, उसके लोग मरते रहे और वो कुछ बिल्कुल सर, अफगानिस्तान को सपोर्ट है इंडिया का, और वो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को। और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके का रवैया अफगानिस्तान की जानिब से दिखाया गया और रखा गया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा अफगानिस्तान पर भरोसा करना। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये वाजे कर चुके हैं कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं है, जबकि तालिबान जो भी ज़ुबानी यकीन दहानियाँ करवा रही हैं, अगर वो किसी मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो वो दोनों मुमालिक और खित्ते के लिए अच्छा होगा। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है जी, आप समझदार लगते हैं मुझे। ये हमारी जरूरत है, अफगानिस्तान की हमारी भी जरूरत है, और इस रीजन की, इस खित्ते की भी जरूरत है कि अमन का है, ताकि कोई यहाँ पे तजारत हो, कोई कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें।
ये इस खत्ते की खुशहाली के लिए एक बड़ी लाजम चीज़ है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर चीज़ें जो हैं जो भी वो गारंटीज दे रहे हैं, ज़ुबानी गारंटीज जो दे रहे हैं, अगर वो इन राइटिंग और एक मुआहदे का हिस्सा बन जाती है तो बिस्मिल्लाह। आपने वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी और इसी पर बात का आगाज़ दोबारा से करेंगे। हमारे साथ नौशाद साहब भी मौजूद हैं। नौशाद साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं है, अफ़गानिस्तान को ख़ुद यकीन दहानी के साथ साथ मुआहिदा करना होगा ताकि ये अच्छा हो जाए। सर, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये है कि असल में अफगानिस्तान वो गलती कर चुका है जी, जो उसे नहीं करनी थी, क्योंकि भारत के ईमा पर उसने जो पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला किया तो उसने पाकिस्तान को एक मौका फराहम कर दिया जिसकी पाकिस्तान एक अरसे से तलाश में था कि वो पाकिस्तान की तरफ जो है हमलावर होने के बाद पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया और पाकिस्तान ने जब ये मामला अपने दोस्त ममालिक तक भिजवा दिया तो एक्चुअली ये उसको चेकमेट हो चुकी है जी। हर दो सूरतों में कल इम्तियाज फरहान साहब ने भी आपको ये बात कही थी और ये बात दुरुस्त है कि मुज़ाकरात का कोई भी नतीजा हो, एक्चुअली जो गलती अफगानिस्तान कर चुका है अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करे। क्यों? ये अब्बासी साहब ने आपको उसका बड़ा रैशनल दिया है, ये अभी बताया है कि ये मुमकिन नहीं है कि अफगानिस्तान ये जो दरअंदाजी है इसको रोकने की कोशिश ना करे या इसको इंटरनेशनली ये कहे कि हम ये नहीं रोकेंगे। उसको अल्टीमेटली ये मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि ये दरअंदाजी रोकी जाएगी। ठीक है, लेकिन सर फिर अफगानिस्तान क्यों मुतालबात नहीं मान रहा पाकिस्तान के? 2 दौर बेनतीजा खत्म हो गए हैं सर। वो इसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखिए उसे वो इस वक्त जो है ना वो इंडिया के हाथों में खेल रहा है। भारत चूंकि हमारा असली दुश्मन है और वो डॉलरों की लालच में वो भारतीय जो जैसे कह लीजिए कि डॉलर के पीछे भाग के वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मामले पे जो है ना वो उनका साथ दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान क्या है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। ना ही मैं समझता हूं ये भारत की जो हटदर्मी और भारत की ये जो एक उसने एक जो जैसे कहते मोदी डॉक्ट्राइन शुरू किया हुआ है कि वो दीगर ममालिक के अंदर इंटरफेरेंस करके अपने आप को खित्ते का चौधरी तस्लीम करवाना चाहता है। एक्चुअली इस ख्वाहिश ने भारत को जो है ना वो बिल्कुल जमीन बोस कर दिया है, उसकी सारी इज्जत खाक में मिला दी है इस ख्वाहिश ने, क्योंकि इसके पीछे वो सब कुछ करने को तैयार है जो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जियां होती हैं। तो सर अफगानिस्तान भारत का हाल नहीं देख चुका जो पाकिस्तान बुनियादुल मरसूस में कर चुका है? सर देखें असल में ना ये मैं आपको पहले एक बात मुकम्मल करूं फिर ये भी बताता हूं। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया ये सारे ममालिक से ये बात साबित हो चुकी है कि भारत जो है वो दुनिया में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है और अपने मकासद के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करता है। अब मामला ये है, देखिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान के पास उसका स्टेट पे है कुछ नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। वो तो पहले से जंगों में जो वो उनकी तीसरी, चौथी, पांचवी, शायद 10वीं जनरेशन है जो जंगों को फेस कर रही है और वो उन्हें तो शायद इस चीज की आदत है और वो ये समझते हैं कि गुरीला जंग लड़ लेने से जो है वो उनका मुल्क जो है वो एज कंट्री स्टैब्लिश हो सकता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि देखिए एक जत्थे की तरह रहने में, एक ग्रोह की तरह रहने में और एक मुल्क की तरह रहने में बड़ा फर्क होता है। सर। जब तक आप अपने आप को स्टैब्लिश नहीं करते, इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी नहीं करते, आप अपनी कोई पॉलिसी प्रॉपरली डिजाइन नहीं करते, तब तक आप इस पोजीशन में नहीं होते। अब आप अपने सर्वाइवल के लिए अगर चंद डॉलरों के पीछे आप जो है वो कुछ भी करने को तैयार रहे तो फिर अल्टीमेटली आपका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ये बात समझ रहा था बहुत पहले से, जब से वो मुसलसल इनको सबूत दे रहा था। पाकिस्तान को मालूम था कि एक दिन आएगा जब ये इनका सब्र का पैमाना लबरेज होगा, ये हम पर हमलावर होंगे। वो वक्त होगा जब हम इनके ऊपर ना सिर्फ इनको सबक सिखाएंगे बल्कि हम दुनिया के सामने ले जाकर रख देंगे कि एक तरफ ये जो है ये हमारे पे चोरी भी करता है और सीना जोरी भी करता है, कि ना सिर्फ इसकी तरफ से हमारे यहाँ दरअंदाजी हो रही है बल्कि ये हम पर ही हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद अब जब ये कर चुका अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है मां सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम करे। क्योंकि ये सिचुएशन इस तरह से है, इसलिए ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि हमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। हमने अल्टीमेटली जो अपना टारगेट है वो उस दिन अचीव कर लिया था जिस दिन अफगान तालिबान है वो हमारी चेक पोस्टों पे हमलावर हुए, क्योंकि उसके बाद ये मामला हमारे दोस्त ममालिक के पास है। अब अल्टीमेटली अफगानिस्तान के पास इसके अलावा कोई फर्ज कर लेते हैं कि वो ये बात नहीं तस्लीम करता, मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं,
तब भी पाकिस्तान जो है वो अपना मकसद पूरा कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास मजीद जो उसके ऊपर इखलाकी जो जवाब होता है वो फराहम हो जाएगा कि वो मुज़ाकरात के अंदर मान किसी चीज को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उस सूरत में अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वो उस नुकसान का अंदाजा भी नहीं कर सकता जो उसको होगा। सो इसलिए बेहतर तरीका तो ये है कि वो अब चूंकि उसको चेकमेट हो चुकी है, उसे अपनी शिकस्त तस्लीम करके पाकिस्तान के मुतालबात मानने चाहिए, दरअंदाजी रोक देनी चाहिए, वरना उसके लिए आगे जो मुस्तकबिल में उसके लिए मजीद मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और फिर ये जो इस वक्त उनका आका बना हुआ है भारत, वो भी उसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मौकफ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसके सबूत मौजूद है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये बावर करा चुका है, तमाम मुतलका प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सर, पाकिस्तान का मौकफ भी वाज़ेह है और पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बात बता भी चुका है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर आगे से इस तरीके से कोई कोशिश की गई और पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अफवाज भरपूर जवाब देगी। जुल्फिकार साहब, क्या समझते हैं आप, इस मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं अब? देखिए सवेरा, ये बात जैसे कहते हैं, पाकिस्तान के पास तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जी, बस अगर ये तो भारत के हाथों में खेलते रहते हैं और पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन में किसी हल तक नहीं पहुंचते, तो जाहिर है हमारे पास तो एक ताकत के इस्तेमाल का एक रास्ता भी मौजूद है जिसपे पूरी दुनिया से मेरा ख्याल है हमें सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया बन गया जी, जो एक प्रॉब्लम एरिया बन गया और पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बनता चला जा रहा है। काम शाम उनको को आता नहीं, इंडस्ट्री वहाँ है नहीं जी, और वो कोई इस तरह का काम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो सिर्फ इसी तरह के काम में इंटरेस्टेड है, जैसे भारत से दिहाड़ी लग गई, किसी और जगह से पैसे पकड़ लिए और इस तरह का काम कर दिया। लेकिन ये काम जो है ये माजी में तो चल गया, ये जहादी एक कल्चर था, लेकिन 2025 में आप ये नहीं चल पा रहा, ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान का नैरेटिव चेंज हो गया हुआ है। आप जाके अगर ये इस तरह करना चाहेंगे तो पाकिस्तान इसको ना एक्सेप्ट करेगा। ये माजी का पाकिस्तान नहीं है। आज का जो पाकिस्तान है उसने अपने से 10 गुना बड़ी जो ताकत है, इंडिया उसको शिकस्त दी और जो रिमेंस पूरी दुनिया ने देखा है, ये पूरी दुनिया ने देखा। जो अफगानिस्तान का हम लिहाज कर रहे थे वो रवैया अब चेंज हो चुका। बिल्कुल, अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अगर अफगानिस्तान इस तरह करेगा तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान किसी सूरत पे स्पेयर नहीं करेगा। और रह गई बात कि अमेरिका अलग से तैयार बैठा हुआ है तालिबान के साथ निपटने के लिए, और बहुत सारी फोर्सेस हैं, लेकिन इसको एक बात को आप बिल्कुल कंसीडर करें और इसको देखेंगे कि मामला सिर्फ इंडिया का नहीं है। यहाँ पे चूंकि सारी दुनिया को पता है कि ये सी पैक यहाँ से गुजर रहा है और ये एरिया अगर पुरअमन होता है तो चाइना आगे बढ़ेगा और सी पैक यहाँ पे बनेगा। लेकिन ये सारी जो गेम है पीछे, इसमें इसराइल भी है, इसमें इंडिया भी है, इसमें अमेरिका भी है, इसमें और बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो सी पैक के प्रोजेक्ट से बेसिकली खिलाफ है। और अब ये सारी दुनिया इस बात को, भीम को सारी को समझ गई है कि तालिबान के पीछे से इनके सपोर्टर्स कौन है, लेकिन अब ये सप्लाई लाइन सारी काटनी पड़ेगी। अगर ये मौजूदा जो डायलॉग है उससे इन्होंने फायदा ना उठाया तालिबान ने, तो फिर इनके लिए आगे कोई सलूशन नहीं होगा। अभी तो एक्सेप्टेंस की बात है ना जी, इंडिया ने वहां पे अपना सफारत खाना खोल दिया और कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। तो अगर पाकिस्तान के साथ ये फड्डा पड़ता है तो फिर दोबारा से कोई भी इनको तकलीफ करने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल सर, सारी दुनिया समझ गई है कि तालिबान के सपोर्टर कौन है और अगर अब दोबारा पाकिस्तान के साथ इनका इस तरीके से मामला चलते हैं तो फिर भी पाकिस्तान बाखूबी जवाब देना जानता है। इम्तियाज़ फरहान साहब, वही बात, 2 दौर मुज़ाकरात के गुजर गए और उन दौर के दौरान दूसरा दौर जब जारी था अफ़गानिस्तान के से, तब भी पाकिस्तान पर हमले किए गए। उसके बावजूद पाकिस्तान, क्योंकि पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अमन ही चाहता है, उसके बावजूद पाकिस्तान मुज़ाकरात के टेबल पर बैठा हुआ है। सर, क्या तवक्को की जा रही है इन मुज़ाकरात से, ये जो तीसरा दौर है? सर देखिए, मैंने कल भी कहा था सवेरा, पाकिस्तान मुज़ाकरात जीत चुका है, कामयाब हो चुका है, क्योंकि उसका एक ही मुतालबा है कि जो दहशतगर्दी हो रही है, दरअंदाजी हो रही है, उसको बंद किया जाए, काबू किया जाए। पूरी दुनिया का रिकग्नाइज्ड ये डिमांड है
इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे इनकार करना पूरी दुनिया को ये बावर कराना है कि अफगानिस्तान इस तरह के दहशतगर्दों की या इस तरह की कार्रवाई करने वालों की पनाहगाह बन गया है। और अब जो टाइम गेन हो रहा है ना सवेरा, पाकिस्तान टाइम गेन कर रहा है जी। ये अफगान जो तालिबान थे उन्होंने जब इब्तदाई दिनों में ये मामला किए तो वो ये जंग बंदी पे आके अब उन्होंने ये, इसको हम जंग बंदी नहीं कहना चाहिए हमें, कि ऑपरेशन रुकवाने के बाद उन्होंने जो एक काम किया, उन्होंने ये किया कि लोगों को स्लीपिंग सेल से निकाल कर दूसरी महफूज जगह पे के लिए इसके एक टाइम लिया। तो ये अब ट्रस्ट डेफिसिट अगेन हो गया है। जो 46 साल का हमारा जो किया ये नौशाद भाई, जुल्फ़िकार राज साहब, आबिद अब्बासी साहब और मैं खुद, हम कोई तासुब में बात नहीं करते ये अफगानिस्तान के हवाले से, बहुत अफसोस में बात करते हैं। हालांकि हमें गुस्से में बात करनी चाहिए कि हमने पूरा पाकिस्तान दाव में लगाया, अपने लोगों को दहशतगर्दी इन्होंने की, अफीम, चर्च, गांजा, सारी नारकोटिक्स का मामला हुआ, पूरी दुनिया में हमारा ग्रीन पासपोर्ट अगर बदनाम हुआ तो इनकी वजह से। उसके बावजूद हम गुस्से में बात नहीं करते, हम अफसोस में बात करते हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है कि अब ये अगर अफगान तालिबान बाज नहीं आए तो सवेरा इंशाअल्लाह ये रिजीम चेंज पे जाएगा और जो एक ऑपरेशन होगा वो आप ये समझ लें कि सैंडविच ऑपरेशन होगा। शुमाली ताक साइड से भी होगा, यहाँ से सिर्फ अब इस बात पे गौर किया जा रहा है, इस बात पे काम हो रहा है कि वहां पर एक कंसेंसस के साथ, चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है, और कंसेंसस के साथ सिर्फ हुकूमत आए कि जिसमें सिर्फ शुमाली तात का अपर एंड ना हो, हमारे जो दूसरे साइड है, जो हमारे मुजाहिदीन है या दूसरे साइड है, उनकी भी नुमाइंदगी हो, उनकी भी नुमाइंदगी हो। ठीक है सर, आपका पॉइंट भी साथ आ गया है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको बता कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी है। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ज़ब्तो तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, हमारे बहादुर सिपाही सूबे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। सियासत को कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने का ज़रिया ना बनाया जाए। तमाम सियासी कुव्वतों को देर पा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर आज कल जाली वीडियोज़ की भरमार है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, जाली वीडियोस के जरिए इस्लामाबाद पुलिस को बदनाम किया जा रहा है और देरकोट बाग अस्पताल में जख्मी अहलकार को ले जाने वाली गाड़ी पर भी हमले की वीडियो को मनफी अंदाज में पेश किया गया, जबकि वीडियो में तासुर दिया गया है कि गाड़ी पर हमला रावलपिंडी में हुआ। दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान की मोहब्बत ढकी छुपी नहीं, उन्होंने इस आज़म का इरादा किया है कि दिल से कश्मीर की इज्जत करते हैं, जिसे कम नहीं किया जा सकता। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान इम्तियाज़ फ़ारान साहब, राहत साहब, मोहम्मद नौशाद अली और आबिद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों के वक्त का बहुत शुक्रिया और इसी के साथ दीजिए इस सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।